अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर ही लिया है तो ध्यान से 1 मिनट तक मेरे बातों को सुनना, समझना, उसके बाद खुद डिसाइड करना कि क्या आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्या आपको ये क्लास अटेंड करना चाहिए। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ये वीडियो देखना चाहिए, क्लास पूरा का पूरा अटेंड करना चाहिए, तो ही इस क्लास को देखिएगा। अदरवाइज आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो में बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपना इतना बहुमूल्य समय इस वीडियो में देने वाले हो तो इससे आपको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो आप देखोगे। आखिर इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, आइए हम उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो मैं आपको इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाले हैं, जो कि मैथ से होने वाला है। और मैथ में अगर इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सही सही से समझ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ में 50 में 50 सही करके आओगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतना मुझे भरोसा है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव सही करके आओ, अगर आप भी चाहते हो कि क्लास 10th मैथ का 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आप सही करके आओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए मैंने अपने लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस था, सारा का सारा एक्सपीरियंस झोंक दिया है। जितना भी एनर्जी मेरे अंदर था, सारा का सारा एनर्जी इस वीडियो में मैंने डाल दिया है। मैंने अपने लाइफ में इतना ज्यादा मेहनत आज से पहले किसी भी क्लास में नहीं किया था, और ना ही किसी क्लास में ऐसे बोला कि आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्या कैसे, ये सब नहीं बोला। बच्चों का मन किया देखा, बच्चों का मन नहीं किया नहीं देखा। मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया कि मत देखो देखो, ये सब किसी को भी नहीं बोला है। लेकिन पहली बार बोल रहा हूं, अगर आप क्लास 10th से हो और मैथ है आपका, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे आप मैथ में कमजोर हो या आप मैथ में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। अब आप लोग खुद डिसाइड करो आपको देखना है या नहीं देखना है। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हो तो मात्र मैं 100 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस क्लास को अटेंड करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। इस 100 ऑब्जेक्टिव के बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूं, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो अगर चाहोगे आप लोग तो। अदरवाइज हम जो पढ़ाने वाले हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ही है हमारा किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए। यह क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले क्वेश्चन में ही मैं आपको गारंटी देता हूं लिख के। मैं गारंटी यह देने वाला हूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है, इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक सब्जेक्टिव आएगा। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होगा और ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा, यानी कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा ही आएगा। इतना मैं दावा के साथ कहता हूं, जिस दिन बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको रील काट कर, बाकायदा रील काट कर चलाएंगे इंस्टाग्राम पर, आप लोग देख लीजिएगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा ही होगा, एलसीएम एचसीएफ क्लास 10th में पढ़ा ही होगा। एक फॉर्मूला आता है लॉसा गुना मौसा, लॉसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या चाहते तो हिंदी में भी लिख सकते थे हम लोग, पहली संख्या की जगह पे a लिख दिया और दूसरी संख्या की जगह पे b लिख दिया। अब इसी बात को अंग्रेजी में ऐसे लिखा पाओगे आप लोग, HCF गुना LCM बराबर a गुना b। ये हो गया हिंदी में, ये हो गया अंग्रेजी में, या फिर इससे और एडवांस लिखा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिखा होगा कि HCF ऑफ A, B, मतलब A और B का HCF, ठीक है, गुना LCM ऑफ A, B बराबर बराबर आपका हो जाएगा A गुना B। देख लीजिए, ये तीनों एक ही फॉर्मूला है। ये वाला हिंदी में लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है, और इसी को अंग्रेजी में थोड़ा सा और एडवांस तरीके से लिख दिया है। तो यही पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, बोल रहा है A और B का मौसो, A और B का मौसो गुना A और B का लॉसो, यानी लॉसो गुना मौसो बराबर क्या होगा, तो लॉसो गुना मौसो बराबर A गुना B होता है। कितना लड्डू क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा बोल देगा 5 है और 8 है। मानिए ऐसे बोलेगा कि पहली संख्या 5 है, पहली संख्या कितना है, A बराबर 5 है, और दूसरी संख्या B बराबर 8 है, और HCF इसका कितना है, ऐसे बोल देगा HCF बराबर कितना है, 1 है। तो LCM बराबर क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए, यानी पता कीजिए LCM कितना होगा।
तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, तो ईमानदारी से बोलिए आप लोग, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना नहीं सकते? जैसे देखिए एलसीएम बोला है कि ज्ञात कीजिए, एलसीएम हमें पता नहीं, चलिए एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिख देते हैं, और यहाँ पे मौसो मतलब एचसीएफ की जगह पे 1 लिख देते हैं, बराबर ए मतलब पहली संख्या, ये 5 बैठा दीजिएगा, गुना बी मतलब दूसरी संख्या 8 बैठा दीजिएगा। अब बताइए तो एलसीएम गुना 1 बराबर एलसीएम, ठीक है, और 8 5 कितना होगा 40। तो देखिए तो इस तरीके से आप लोग निकाल नहीं सकते क्या? ईमानदारी से बोलिएगा। इसी तरीके का आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। इस बार बोला है एलसीएम ज्ञात कीजिए, हो सकता है कि आपका 40 यहाँ पे एलसीएम दिया हो और एचसीएफ गायब हो और पूछ रहे कि एचसीएफ क्या होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एचसीएफ भी दिया हो, पहली संख्या गायब कर दे कि पहली संख्या क्या होगा, या फिर मानिए पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या पूछ दे कि दूसरी संख्या क्या होगा। जो भी पूछे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 है, 4 में से किसी एक संख्या को, एक को गायब कर देगा। 4 है ना, 4 में से 3 दिया रहेगा, 1 गायब कर देगा, उसको निकालना है। तो बहुत इजी है, इस फॉर्मूले में बैठा दीजिएगा। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे तो या तो हिंदी में पूछेगा, या तो इंग्लिश में पूछेगा, या फिर इंग्लिश में भी ऐसे पूछ देगा। अब जैसे भी पूछे आप लोग बना दीजिएगा, और गारंटी है एटलीस्ट 3, कम से कम 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक सब्जेक्टिव आएगा, हो सकता है 2 भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हो सकता है 2 भी सब्जेक्टिव आ सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने बोला ही है आपको, गारंटी ही दिया है कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उससे बाहर थोड़े जाएगा। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोगों ने मेहनत किया है इस क्लास के लिए, ऐसे ही थोड़े। चलिए देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है उसे समझते हैं। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का अर्थ जो होता है पूरा अंक, पूरा अंक बोले तो जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट अनंत तक, -1, -2, -3 डॉट इधर भी अनंत तक। ये सारे के सारे क्या हो गया आपका? ये सारे के सारे हो गए आपका पूर्णांक। यानी देखिए तो पूरा पूरी अंक है, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, पूरा पूरी अंक है। पूरा पूरी मतलब 1, 2, 3, 4। ऐसा नहीं होगा कि आधा, 1.5, 2, 1.25, ऐसा नहीं होगा। देखिए तो 1.5, 1.8 ये सब दशमलव में, पॉइंट में, बट्टा में नहीं होगा, फ्रेश होगा। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, -1 गो, -2 गो, -3 गो, ऐसे होगा पूरा पूरी अंक, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो बोल रहा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए इससे रिलेटेड हम आपको एक बात बताते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है विषम पूर्णांक, एक पूछेगा, इससे रिलेटेड सम पूर्णांक वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इससे रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है हम आपको पहले ही बता देते हैं। एक हो सकता है विषम पूर्णांक से, जो कि अभी पूछा है, विषम पूर्णांक से रिलेटेड हो सकता है। हमको तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही याद है इस सबसे रिलेटेड, इतना ज्यादा इसका क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना कि पूरा क्वेश्चन सहित सब कुछ याद है कि कैसा कैसा आएगा, कैसा क्या है कैसा नहीं है। क्लास 10 का मैथ में ऐसा है हमारा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सम पूर्णांक। देखिए सम पूर्णांक जब भी पूछेगा 2q, 4q, 6q, 8q, यानी सम संख्या होगा। यानी यहाँ पे जो है ना सम संख्या होगा। देखिए 2, 4, 6, 8 सम संख्या है, यानी q के साथ। अच्छा यहाँ पे q दिया है, हो सकता है कहीं पे a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, कुछ दिया हो, लेकिन ऐसे ही होगा 2 गो q या 2 गो a, 2 गो b, 2 गो c, ऐसे ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब विषम पूछेगा तो 2q या 4q या तो 6q या तो 8q। अच्छा इतना तो रहेगा, इतना इसमें भी है, इतना इसमें भी रहेगा, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे विषम संख्या जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे विषम संख्या या तो 1 जुड़ा होगा, या तो 3 जुड़ा होगा, या 5 जुड़ा होगा, या तो 7 जुड़ा होगा, यानी विषम संख्या जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे 1 है, 1 की जगह पे हो सकता है 3 आ जाए, 3 है तो 3 की जगह पे हो सकता है 5 आ जाए, 5 है 5 की जगह पे 7 आ जाए। समझ में आया? यानी जब भी विषम बोले तो ये जो संख्याएं है ये विषम संख्या जुड़ा हुआ होगा। समझ में आयल? यानी जितने भी है हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 9 हो, यानी विषम संख्या ही होगा। यानी अधिकतर आपका ऐसा होता है 2q + 1 या 3 ऐसे ही होता है 5, ठीक है। यानी विषम संख्या ही लास्ट में जुड़ा होगा। सम संख्या विषम संख्या आपको पता ही है, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि इसी में से एक आएगा। अगर इसमें से नहीं आया तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है इसको, या तो यहाँ पे 2 जोड़ सकता है, या तो 4 जोड़ सकता है, या तो 6 जोड़ सकता है, मतलब सम संख्या ही जुड़ेगा। यानी यहाँ पर भी जोड़ करके 2 या 4 या 6 कुछ जोड़ सकता है, या तो 2 जोड़ेगा, या तो 4 जोड़ेगा, या तो 6 जोड़ेगा। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा करेगा तो ये। तो आइए देखते हैं, विषम बोला है तो विषम मतलब यही में से कौन एगो होई। तो देखिए 6q + 1 है,
+1। देखिए ये सिर्फ 6 क्यों है, यहाँ पे प्लस में कुछ जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो ये नहीं होगा। 6 क्यों +2 है, तो +2 हम किस में बोले थे, सम संख्या वाला में जुड़ा होगा। सम संख्या है, 2 सम है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए तो +1 है, यहाँ पे क्या है, +1 तो +1 है मतलब विषम संख्या है, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो देखिए तो 6 क्यू वाला हम बोले थे, प्लस में यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सॉरी 1 2 3 4 ना, या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो देखिए 1 है, यानी यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल याद रखिएगा, लास्ट में अगर विषम संख्या जुड़ा हो तो वह विषम हो जाएगा, अगर सम संख्या जुड़ा हो तो सम हो जाएगा, अगर कुछ ना जुड़ा हो तो भी सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस अगर आप लोगों को आए तो उसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गांव में ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा इधर हल्ला उधर हल्ला, बहुत ज्यादा हल्ला चिल्ला होता है। इससे पहले भी हमने इस क्लास को 2 बार से 3 बार रिकॉर्ड किया है, 2 बार पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, एक बार आधा रिकॉर्ड किया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकता है, यानी बोल रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकता है। याद रखिएगा अनंत, कितना, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अगर अपरिमेय संख्या भी पूछे तो भी अनंत, यानी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए 13 15 21 कितना बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन हमने लाया है, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक बार रिकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड होता ही नहीं है और अकेले हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए, यदि ए बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव कितना होगा। जब भी आपको लॉसव निकालना हो तो एक ट्रिक सिखाते हैं, मानिए, अच्छा सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक समझाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर 3 को भाग देना हो, 3 को अगर भाग देना हो तो या तो 1 से भाग लगेगा या तो 3 से भाग लगेगा। 11 को अगर भाग देना हो तो 1 से भाग लगेगा या फिर 11 से भाग लगेगा। 7 को भाग देना हो या तो 1 से भाग लगेगा या तो 7 से भाग लगेगा। कोई डाउट? यहीं पर अगर हमको 6 को, 9 को, 12 को, 15 को भाग देना हो तो इसको भाग देना हो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। समझ में आया? ऐसे ही इसको भी भाग देना हो 1 से, 3 से और 9 से। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? कि ये जो संख्याएं हैं, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, या तो 1 से भाग लग रहा है या तो खुद से खुद भाग लग रहा है, यानी 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से ये लोग भाग नहीं लग रहे हैं। तो ऐसी संख्या को ही कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और ये जो 1 और खुद के अलावा दूसरे किसी से भी, यानी 1 और खुद के अलावा भी दूसरे किसी संख्या से भाग लग जा रहे हैं, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इतना सिंपल वे में समझाएंगे आप लोगों को कि आपके भेजे में घुस जाएगा, और आज के बाद आपको कोई डाउट ही नहीं होगा मैथ में। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन का औकात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। हर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को इतना इजी वे में समझाएंगे कि आप लोग भी बोलोगे काश सर जी, गुरुजी आप हमें पहले मिलते। तो ये जो बात आप अभी सोच रहे होंगे या फिर पछताओगे, पछताने से तो कोई फायदा है नहीं। बस किसी तरीके से आप लोग क्लास 10th पास करो, उसके बाद इंटर में या तो आर्ट्स लोगे या तो साइंस लोगे, जो भी लोगे, हर पोजीशन में हम हैं आपके साथ। जो कुछ भी लो, बस हमें सब्सक्राइब करके रखना, यूट्यूब पे फॉलो करके, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखना। हमेशा आपका काम आएंगे। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक काम आएंगे। जिस दिन आप कॉम्पिटिशन में जाओगे वहां पर भी हम काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे, याद रखना। और ये तो आपका मैथ का लास्ट क्लास होने वाला है, इसके बाद एक ही क्लास आएगा सब्जेक्टिव का। तो आप किसी अपने जो क्लास 9 से भी 10th में आने वाला है, ऐसे भाइयों से शेयर जरूर कर देना, जो 9th में आने वाला है या 10th में है या क्लास 8 में है या 11th 12th में है, उनसे जरूर थोड़ा बहुत शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी हम शिक्षा दे पाए। और हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जितने भी क्लास होंगे, क्लास जितने भी हम यूट्यूब पे लेंगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो अभाज्य संख्या आपको समझ आ गया। अब बोल रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का लॉसव कितना होगा, यानी ए और बी दोनों अभाज्य संख्या अगर हो तो दोनों का लॉसव कितना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों को गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा वही लॉसव हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी का लॉसव कितना होगा, ए गुना बी, यानी ए बी। समझ आया? अब अगर ये तो ए बी में दिया गया है, अगर कोई संख्या में दिया होता, ए और बी के जगह पे मानिए यहाँ पे मानिए आपका 7 आ गया और यहाँ पे मानिए आपका 5 आ गया,
तो 7 और 5 का लॉसा कितना होता, तो डायरेक्ट 7 5 कितना हुआ 35, 35 लॉसा हो जाता। समझ में आया? यानी लॉसा आपको कलम भी उठाना नहीं पड़ा, इतना शॉर्टकट ट्रिक है, दोनों को गुना कर दीजिए, लॉसा 7 5 35। इतना लड्डू है ये क्वेश्चन, लेकिन इंपोर्टेंट भी है। 2020 में आ चुका है, 2021 में आ चुका है। अब सोच सकते हो आप लोग कि कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। हमने आपको पहले ही बोला है, प्रॉमिस किया है कि मैथ जो है ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना के आओगे। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुना कर दो, अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट गुना कर दो, और अभाज्य संख्या क्या है, तो ये सब है अभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, मौसा निकालने का शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। ये जो कलम है ना, बिना कलम उठाए मौसा निकाल सकते हो आप लोग। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। अब लगातार संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, लगातार संख्या है। यानी दो लगातार बोला है तो ये दोनों लगातार हो जाएगा, ये दोनों भी 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 लगातार हो जाएगा। लगातार मतलब एक के बाद ही दूसरा, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी दो ही बोला है तो दो ही को उठाते हैं। अगर दो, एक और दो का मौसा पूछे तो डायरेक्ट बोल देना एक। यानी दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक होता है। जैसे 2 और 3 को ही उठा लीजिए, ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 का मौसा कितना होगा, एक होगा। अगर 3 और 4 का मौसा निकालना चाहे तो क्या होगा, एक होगा। अगर 4 और 5 का मौसा निकालना चाहे तो कितना होगा, एक होगा। 5 और 6 का मौसा निकालना चाहे तो कितना होगा, एक होगा। समझ में आया, बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तभी तो आया है 2 बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए। यानी अब से अगर मौसा निकालने के लिए बोले और दो लगातार संख्या दिया हो, जैसे 8 9 या 9 10 या फिर 11 12 या फिर 99 100, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट दोनों का क्या होगा, एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यानी लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, एक होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला देखा था, उसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला एक याद ही होगा, पहला नंबर में ही हमने बोला था कि पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ऐसा फॉर्मूला हमने बोला था। हाँ, वहां पे इस वाले को इस साइड लिख दिया था, इस वाले को इस साइड लिख दिया था। अब कहीं पर भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो गो संख्या है, दोनों संख्या को गुना कर देने पर इतना आ रहा है। तो एक संख्या ए, दूसरा संख्या बी, अब दोनों को गुना कर देने पर कितना आ रहा है, 86 70। देखिए तो दोनों को गुना कर दिया, 86 70 आया। चलिए बराबर, आगे क्या बोल रहा है, और उसका मौसा, मौसा मतलब HCF 17 है, मौसा कितना है 17 है, कोई दिक्कत, गुना उसका लॉसा होगा, लॉसा क्या होगा यही पूछ रहा है। यानी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पता नहीं है तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं, 86 70, देखिए तो 17 इस साइड एलसीएम के साथ गुना है, तो उठ के अगर इस साइड आएगा तो भागा में बदल जाएगा, एलसीएम। अब 17 से इसको भाग दीजिए, जरा सा कलम आप लोग भी चलाइए, 17 से इसको काटिए, काटने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। अब इसका आंसर क्या होगा इस चारों में से, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार हमने क्वेश्चन नंबर 1 में चर्चा किया है कि कैसे फॉर्मूला काम करता है, कैसे क्या करता है, और अब इससे रिलेटेड भाग तो आपको आता ही होगा, तो आप लोग भाग देके आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद ये रखिएगा, बहुपद पहचानने से रिलेटेड, बहुपद पहचानने से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। यानी बहुपद पहचानने से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बहुपद से रिलेटेड कुछ चीजें हम आपको दिखा देते हैं। बंद करते तो रेस्पॉन्स बंद करते। तो बहुपद से रिलेटेड थोड़ा सा हम कुछ बताते हैं आपको, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। घात, ठीक है, चलिए अगर एक घात वाला बहुपद है, पहले इसको समझ लीजिए, अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे, और इसका जो हल है एक ही होगा, और इस वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर समझाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद हम किसको कहेंगे,
जब चर जोड़ अचर मिलता है और चर का जो घात है, चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 5 या फिर मानिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 या फिर 8x क्यूब प्लस 2x। इन सभी परिस्थितियों में आप लोग देख पा रहे हो x का पावर कितना है, 2 है। x का पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, अच्छा यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। यानी सभी जगह पे आप लोग देख पा रहे हो जो चर है, चर का घात पूर्ण संख्या आ रहा है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, ये सारे के सारे क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी पूरा पूरी अंक है। कहीं पर भी आप लोग आधा अधूरा नहीं देख रहे हो। कहीं पर भी चर का घात, चर का जो घात है यानी पावर है, जैसे x है, x का यहाँ पे जो होता है उसको पावर बोलते हैं या घात बोलते हैं। कहीं पे भी आप लोग दशमलव में नहीं देखोगे घात, या फिर ऐसे बट्टे में नहीं देखोगे, या फिर रूट नहीं देखोगे कि x ऐसे ऐसे हो, ऐसे भी नहीं देखोगे आप लोग। अगर ऐसा हो इसका मतलब हो गया, अगर ऐसा है इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी चर का घात, ये जो x है, x का जो पावर है हमेशा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी पूरा पूरी होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अब जिस भी बहुपद के घात अगर 1 हो तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। और इसका जो हल है, अगर पूछे कि इसका हल करने पे कितना हल निकलेगा तो 1 हल निकलेगा। घात 1 है तो 1 हल निकलेगा। अगर पूछ दे कि इसका व्यापक रूप क्या होगा तो ax प्लस b होगा। अगर किसी बहुपद का घात 2 है तो उसको द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। चलिए द्विघात बहुपद, और इसका हल कितना होगा, 2 होगा। और इसका अगर व्यापक रूप पूछे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। समझ में आया? इतना लड्डू तरीके से समझाएंगे आप लोगों को, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों को समझना है। बस थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा। अब अगर घात में 3 आ जाए तब, अब आप लोग बोलोगे गुरुजी अब अगर 3 आ जाए तब कहेंगे त्रिघात। अब बहुत ज्यादा ऐसा भी बच्चा होगा, बहुत ज्यादा ऐसा भी बच्चा होगा जो और भी दिमाग लगाएगा, सर 4 हुई तो 3 तक ही बहुपद आएगा, टेंशन मत लीजिए, उससे आगे नहीं जाएगा। त्रिघात है तो हल 3 होगा। यानी त्रिघात बहुपद जो है, जैसे ये जो बहुपद है, इसका अगर हल पूछेगा कि इसमें कितना हल होगा, कितना सॉल्यूशन, कितना मतलब आंसर कितना होगा, जब इसको हल करेंगे तो 3 गो मान आएगा। कौन को 3 गो। और इसका अगर व्यापक रूप पूछे तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब ये जो बक्सा है, इस बक्से को ध्यान से याद कर लीजिएगा, काहे कि ए में से जो बक्सा बा, ये जो बक्सा है इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूं, मैं ले रहा हूं। इसी बक्सा में से क्वेश्चन आएगा। लिख के दूं, लिख के, अच्छा चलिए छोड़िए, मेरा बातों का यकीन मत कीजिए। हर साल का क्वेश्चन उठा लीजिए, आज तक बोर्ड एग्जाम जब तक हुआ है हर साल का क्वेश्चन उठा लीजिए और क्वेश्चन बैंक में चेक कर लीजिए कि इस बक्सा से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा। चलिए इस बक्सा को आपको याद करना होगा। यानी एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, हल 1 होता है, व्यापक रूप ये होता है। 2 घात वाले को द्विघात कहते हैं, 2 हल होता है, व्यापक रूप ये होता है। 3 घात वाले जो बहुपद होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं और 3 गो हल होला, ऐसा व्यापक रूप होता है, ऐसा होता है। चलिए अब आगे बढ़े। बोल रहे कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद पहचानना हो तो हमने शुरुआत में ही आपको बोला था कि जिसका भी पावर फ्रेश हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, ऐसा अगर फ्रेश पूरा पूरी अंक हो तो उसको हम लोग कहेंगे बहुपद। बाकी अगर बट्टा में हो, दशमलव में हो, बट्टा में हो या फिर रूट के अंदर हो तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे एक बार देख लीजिए आप लोग, यहां पे देख लीजिए, देखिए तो 2/3 है, 2/3 है, x है प्लस 1 है, कोई दिक्कत। एक और बात याद रखिएगा आप लोग, अगर बट्टा में x हो तो भी बहुपद नहीं होगा, या फिर बट्टा में x प्लस 1 हो तो भी बहुपद नहीं होगा। ये जो बट्टा में x है ना, इसका मतलब होता है x अगर जब ऊपर जाएगा, x जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अगर माइनस में भी है तो भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए तो ये x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये बहुपद होगा। यहां पर भी देखिए तो x के पावर कितना है, 2 है, यानी अचर क्या है उसको नहीं देखना है, 1 2 क्या है उसको नहीं देखना है। ये जो 2 है, ये जो 3 है, इस वीडियो रिकॉर्डिंग होते होते अचानक से रुक गया था, जिसके कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कितना समझ में आ गया आप लोगों को कि बहुपद कैसे पहचानना है, कैसे क्या करना है, और बहुपद रैखिक है, बहुपद का व्यापक रूप क्या है,
कौन सा बहुपद द्विघात है, कौन सा बहुपद त्रिघात है, ये सब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा इस टेबल से रिलेटेड और बहुपद को पहचानने से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। एटलीस्ट 1 से 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो चर है यानी एक्स है, एक्स का घात अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी ऐसा अगर पूर्ण संख्या हो तो ही वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ईयरफोन लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक, इससे पहले ही आप लोगों ने समझा है कि द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। जो भी बहुपद दिया गया होगा उस बहुपद का जो पावर है अगर 2 हो, जैसे कि x² + 3x + 2, यहाँ पे ये वाला बहुपद दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि हमने आपको पहले ही समझाया है कि सिर्फ x दिया हो तो इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि इसके पावर में कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 2 है। तो 2 है तो द्विघात बहुपद मान लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका अगर हल निकालना हो, शून्यक निकालना हो तो कैसे कीजिएगा। ठीक है, यानी ये जो बहुपद है इस बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट सिखाते हैं, आप लोगों को लंबे तरीके से कोचिंग में भी सिखाया गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला देखिए जब भी ये ट्रिक तभी वर्क करेगा जब x² के साथ कुछ ना हो, सिर्फ x² अकेला हो, x² अकेला हो तब। तो अंतिम वाले को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में रखना है, ताकि दोनों को गुना करने से जैसे 1 और 2, और दोनों को अगर गुना कर देंगे फिर से यही आ जाए। समझ में आ गया। यानी लास्ट में जो हो उसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि दोनों को फिर से गुना कर दे और फिर से वही आ जाए। समझ में आ गया। अब देखिए इसी के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखना, सबसे पहली बात तो इस दोनों को गुना करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, लेकिन इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए तो बीच में कितना है, 3, तो 3 आ जा रहा है। दोनों को गुना करेंगे फिर से वही आ रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप चुटकियों में बना लोगे, अगर इतना करने आए आप लोगों को तो देखिए बस आंसर आ चुका है। यहाँ पे 1 प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पे 2 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, यानी -1 और -2 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। कुछ इस प्रकार से आपको शॉर्टकट में बनाना है। चलिए, और शून्यक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप, ये भी हम आपको गारंटी दे रहे हैं फिर से एक बार, शून्यक निकालने से रिलेटेड 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आएगा एक, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी टोटल आपका 3 मार्क्स। ऐसा ना हो तो आप हमें आकर बता सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 3 मार्क्स का, कम से कम 3 मार्क्स का तो आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 3 मार्क्स अगर ना भी आए, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए, लेकिन फिर भी मानिए किसी कारणवश नहीं आया तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। 2 को ऑब्जेक्टिव आ जाए या फिर एक सब्जेक्टिव आ जाए, जो भी आए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, थोड़ी देर पहले ही हमने आपको समझाया था। उस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, जो पूरा थ्योरी टेबल वगैरह सब लिखवाए थे, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको लग रहा है सर जी इतना हलवा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में थोड़े आएगा जो आप पढ़ा रहे हैं, तो देखिए 2011 में आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वैसा क्वेश्चन हम कभी नहीं पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप बताइए। तो नहीं समझाए थे आप लोगों को, पीछे ही हम इसका पूरा टेबल बना के समझाए थे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमने समझाया था ax³ + bx² + cx + d, ऐसा होता है। देखिए तो कहाँ पे है, ax³ + bx² + cx + d। ये जो 2 है ना, ये स्क्वायर है। ठीक है, गलती से ऐसा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोगों को बोलना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं किसको टाइपिंग करने आता है, टाइपिंग का मास्टर कौन है।
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, टाइप करके बता दो आप लोग कमेंट सेक्शन में, फिर मान जाएंगे कि हाँ आप लोगों को टाइपिंग करने आता है। देखिए फिर से घबरा गया है या पूरा गायब ही हो गया है। एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए इसी तरीके से बार बार गड़बड़ हो जाता है और बार बार मुझे बार बार शूट करना पड़ता है एक ही वीडियो। कहाँ तक थे हम लोग ये भी भूल गए, अब बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 त्रिघात बहुपद, ठीक है। चलिए त्रिघात बहुपद तो हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, ये भी हम आपको समझाए हैं उस टेबल में। हम आपको बोले थे कि अगर टेबल आप लोग याद कर लेते हो तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए 2013 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है। अगर आपको वो टेबल याद है तो आप बता दोगे कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, कितने होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग इजीली बता दोगे। तो याद रखिएगा, द्विघात जब भी बोले, द्वि मतलब दो, द्विघात बोले तो द्विघात का शून्यक दो, त्रिघात बोले त्रिघात का शून्यक, त्रिघात का शून्यक 3। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्या बोला है कि द्विघात बोला है, तो द्विघात का शून्य कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और जब भी रैखिक बोले तो रैखिक का हमेशा याद रखिएगा, रैखिक का शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बार बार हम आपको समझा रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए। जो हम आपको बोल रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए। और समझिएगा ध्यान से आप लोग, यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है कि शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान होगा। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, अल्फा और बीटा से रिलेटेड। तो अल्फा को क्या कहते हैं, पहला शून्यक, पहला शून्यक। अच्छा, बीटा को कहते हैं दूसरा शून्यक, दूसरा शून्यक। तो बस इससे रिलेटेड जो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बट्टा ए। बस यही तो है। ये देखिए ए और बी हो तो बोल रहा है ये जो बहुपद है इसका शून्यक ए और बी हो, अल्फा और बीटा की जगह पे ए और बी लिख दिया है। तो नाम बदलने से क्या होता है ना, तो देखिए ए बी का मान क्या होगा, ए बी यानी ए गुना बी, ए इंटू बी, जो भी बोल सकते हो आप। देखिए तो ये सिमिलर ऐसा नहीं लग रहा है, अल्फा की जगह पे ए रख दिया है, बीटा की जगह पे बी रख दिया है, तो क्या होगा, सी बट्टा ए होगा, सी बट्टा सी। यहाँ पे ए बी सी किसको बोलते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो होता है उसको ए बोलते हैं। अब बोलिएगा कि गुरुजी यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे एक होता है, माइनस 2x + 5, यानी ये जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है इसको ए कहते हैं और इसके साथ जो है उसको बी कहते हैं, और ये जो अकेला है इसको सी कहते हैं। अब देखिए तो ए बी का फॉर्मूला क्या है, सी बट्टा ए, सी मतलब 5, ए का मान क्या क्या है, 1 है, 5/1 यानी बराबर 5। समझ में आया, 5/1 को 5 भी लिख सकते हो, 1 बट्टे में हो ना हो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। हाँ ठीक है, सही है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये जो फॉर्मूला है, जो हम फॉर्मूला आपको बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से याद कीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है ये VBI है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया है अल्फा और बीटा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए फॉर्मूला होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक और फॉर्मूला होगा कि बहुपद ज्ञात करने का, वो भी हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, अभी जो बताया शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, अच्छा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, गुणनफल मतलब क्या, गुना करेंगे,
अच्छा, क्रमशः कितना 2 तथा 15 है, यानी योग 2 है और गुणनफल 15 है, 2 और 15 है। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुपद है। अच्छा देखिए आ ही गया वो क्वेश्चन। देखिए बहुपद ज्ञात करने का, एक मिनट यहीं पे समझाते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, कुछ भी हो जाए इसको भूलना नहीं है। VVI फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे हम लोग चलिए बनाते हैं। बोला है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बोला है, 2 बोला है, तो देखिए तो 2 रख दिए, और एक्स है तो एक्स रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बोला है 15। निकल गया हमारा बहुपद। यानी देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। देखिए तो कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ये होता है आपका बहुपद निकालने का शॉर्टकट ट्रिक फॉर्मूला। इसको याद कर लीजिएगा। और योग बोला है तो योग के जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख दीजिएगा, और गुणनफल जहाँ पे बोले वहां पे गुणनफल वाला रख दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा की जगह पे। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। यहां से भी करीब करीब 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो आप लोग काउंट करते रहिएगा कि हम लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, कितने मार्क्स का बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी हिंट्स दे रहे हैं आप लोगों को, तो कितना मजा है आप लोगों को, सोचिए। चलिए ये एक, अच्छा एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, यानी इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू, अच्छा प्लस है इंटू नहीं है। ये जो बहुपद है इसका एक और शून्यक अल्फा बोल रहा है, दूसरा शून्यक बीटा बोल रहा है, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये जो बहुपद है इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। सरल मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, ये जो माइनस 3 है x से गुना होगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 1 से गुना होगा तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 5 यहाँ पे माइनस 3x। अच्छा देखिए एक्स स्क्वायर देखिए तो माइनस 3x, अच्छा यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे प्लस 5 है, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब सरल रूप में आ चुका है बहुपद हमारा। बहुपद यहाँ पे थोड़ा जटिल रूप में था, इसको हम लोगों ने सरल रूप में कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कीजिए। तो इसको भी थोड़ा सा सरल करते हैं, जटिल दिया हुआ है, सरल कैसे करेंगे। अल्फा से एक बार इसको गुना करेंगे, इसको एक बार इसको गुना करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि गुना कैसे किया जाता है, जो पोस्ट वाला गुना होता है। तो अल्फा बीटा गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अच्छा अल्फा और 1 गुना करेंगे तो अल्फा, अब 1 से जब इसको गुना करेंगे तो बीटा प्लस 1। चलिए बन गया हम लोग का। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए प्लस, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, फॉर्मूला होता है प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सी बट्टा ए, अच्छा एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस बी बट्टा ए प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे सी है, सी कौन सा होगा आपका, जो एक्स के साथ होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको ए कहते हैं, प्लस जो सिर्फ एक्स के साथ होता है उसको, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो हो उसको ए कहते हैं, सिर्फ एक्स के साथ जो हो उसको बी कहते हैं, जो अकेला हो उसको सी कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे सी कौन सा होगा, अच्छा सी बोला है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ए कौन सा होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा माइनस बी कितना है, देखिए तो जो एक्स के साथ हो यानी माइनस 3। अच्छा ए कितना है, 1 है प्लस 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1। देखिए तो 3 2 5 1 6 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम था तो हमने सुधार करके बनाया है, आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, हो सकता है कि आपका 1 बट्टा अल्फा प्लस बीटा ऐसे बट्टा टाइप का हो। ठीक है, इसके जगह पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर सकता है। अब हम आपको 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है ये सिखा दिया है। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए 1 जोड़ 3 बराबर कितना होगा, तो आप लोग बना नहीं पाइएगा क्या, थोड़ा सा इधर उधर दे देगा, उसको आप लोग संभाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप लोग मान निकालिएगा, वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
एक रैखिक समीकरण का घात होगा, अब आप ही बताइए, बार बार समझा के हम परेशान हो चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन दोहरा रहा है, देखिए कितना बार आ रहा है, पहले भी 4-5 बार आया है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। चलिए, दो चर x और y है। अच्छा, दो गो चर है, याद रखिएगा, जब भी दो गो चर हो और दोनों चर मिलके एक समीकरण हो, जैसे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए एक एक समीकरण है, दो गो चर है, एगो चर x है, एगो चर y है। अब आप लोग बोलिएगा सर जी गुरुजी यहाँ पर a b c, a भी है, b है, c है, तो तीन गो तो ये चर हो गया, x y दो गो और ही चर हो गया। आप कैसे बोल रहे हैं कि दो गो चर है। तो याद रखिएगा, ये जो एबीसी यहाँ पे बोला है ना, एबीसी को यहाँ पे अचर मान के बोला है, ठीक है। यानी चर दुए गो है, एक x और y। जैसे अगर मानिए 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। जो x के साथ होता है उसको हम लोग a कहते हैं, जो y के साथ होता है उसको हम लोग b कहते हैं, और जो अकेला होता है उसको c कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, द्विघात समीकरण में प्लस सी, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के साथ जो हो उसको ए कहेंगे, एक्स के साथ जो हो उसको बी कहेंगे, और जो अकेला है उसको सी कहेंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, समझ लीजिएगा। पहली बार किसी ने ऐसे बताया होगा आप लोग इतना डिटेल में। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो गो चर हो, कितना चर, दो गो चर हो, एक गो समीकरण हो, तो वहां पे अगर बोले कि कितने अधिकतम हल संभव है, तो बोलिएगा कि अनंत अधिकतम हल संभव है। इतना अनंत, देखिए अनगिनत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर देखिए, एगो दो गो समीकरण दिया हुआ है, कितना समीकरण दिया है, दो गो समीकरण। इससे पहले वाले में एक गो समीकरण था और दो गो चर था, x और y दोनों था, मात्र एक समीकरण था, इसलिए उसका हल कितना था, अनगिनत था। लेकिन यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक और दो, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं और मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है। एक काम करते हैं, समीकरण एक से समीकरण दो को घटा देते हैं, 3y बराबर 11, ठीक है। अब देखिए समीकरण दो क्या बोल रहा है, देखिए, ठीक है, दोनों समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण को हल करना तो आप लोगों ने सीखा ही होगा, अगर नहीं सीखा है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इसी मेथड से निकाले, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर इस मेथड से ही निकालने की कोशिश करें, थोड़ा सा आसान लगता है। अच्छा, इस मेथड से कब निकलेगा, जब ये जो x वाला है, ये जो x वाला आपस में बराबर हो, या फिर ये जो y वाला है, ये जो y वाला, ये वाला आपस में बराबर हो, तभी ये मेथड काम करता है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा गुना भागा करके बराबर करना होता है, थोड़ा सा गुना करके या भागा करके बराबर करना होता है। खैर यहाँ पे देखिए, ये 2x है, ये भी 2x है, बराबर है, तो हमको टेंशन ही नहीं लेना है, डायरेक्ट घटा देना है। चलिए घटाते कैसे है, जहाँ पे प्लस का चिन्ह है वहां पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो इसको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। देखिए दो में से दो कटल तो 0 बचल। अब देखिए 3 गो और 4 गो मिलकर 7y। अच्छा, ये माइनस भूल जाइए क्योंकि इस माइनस को ही हम लोगों ने प्लस किया है। 4 1 5, 1 2 3, और 7 5 35, 7 गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा में, और 7 से अगर 35 को भाग मारेंगे तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, अच्छा ये तो एक मान निकला है, इसीलिए y बराबर कितना है 5, y बराबर कितना हो गया 5। अब y का मान अगर समीकरण एक में या दो में रख देते हैं, समीकरण एक या दो में रख देते हैं, समीकरण एक क्या है 2x प्लस 3y, y की जगह पे कितना 5, y की जगह पे कितना रखना है 5, अच्छा बराबर 11, ठीक है। चलिए 2x बराबर कितना होगा, 5 या 15, 15 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, है ना। तो 11 से 15 घट जाएगा, x बराबर क्या निकल जाएगा, 15 में से 11 गया तो 4, अब बट्टा 2 गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा में, यानी बराबर -2। समझ में आया, यानी 5 और -2, 5 और -2 कहाँ पे है, देखिए तो, देखिए यानी y बराबर 5 होना चाहिए, y बराबर 5 है, x बराबर -2 होना चाहिए, x बराबर -2 भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा, और इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए, यानी इसी पैटर्न पे आएगा। जो पैटर्न हम लोग बोल रहे हैं सेम टू सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। एक और टेबल हम आपको दे रहे हैं, इस टेबल से भी भर भर के क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट एगो या दो गो आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए रिकॉर्डिंग भी अच्छा ही चल रहा है।
जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 ना हो, ऐसी परिस्थिति में इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी यानी मानिए दो समीकरण है और उसमें यह कंडीशन आ रहा है और दोनों समीकरण से जब रेखा खींचिएगा तो एक दूसरे को काट देगा। समझ में आ गया? और इसका जो हल है बीजगणितीय हल, इसका जो बीजगणितीय हल है एक हल होगा। समझ में आया? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अच्छा, एक हल होता है। अब संगत होगा कि असंगत? तो संगत होगा। ठीक है। अब इस परिस्थिति में क्या होगा? संपाती होगा। संपाती का अर्थ क्या होगा? ग्राफ बनाते हैं ना आप लोग, ग्राफ तो पढ़े होंगे, उसमें दो रेखा होता है ना, एगो दूगो समीकरण होता है, दूगो रेखा होता है। तो जब ऐसा, इसको भी समझाएंगे हम लोग, इसको भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना समझिए। अगर ये जो है, ये जो कंडीशन अगर दो समीकरण फुलफिल करता है, इस कंडीशन पे आता है, तो हमारा जो ग्राफ है संपाती होगा। संपाती मतलब एगो रेखा जहां से जाएगा दूसरा रेखा भी उसके ऊपर से जाएगा। यानी ये रेखा है, इसी के ऊपर में दूसरा रेखा आ गया, उसको कहते हैं संपाती। जैसे मानिए हमने ये ग्राफ खींचा, एगो रेखा यहां से गया और दूसरा रेखा भी इसके ऊपर से चला गया, इसको क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। अब मानिए एगो रेखा इधर से गया और एगो रेखा इधर से गया, एक दूसरे को काट दिया, देखिए तो काटा, तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। और जब एगो के ऊपर से एगो जाता है तो वहां पे अनंत हल होता है, अनंत हल होता है। ये क्या हो जाता है? संगत हो जाता है। क्या होता है? संगत। अब एक और कंडीशन है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ठीक है, बराबर नहीं C1 बट्टा C2। जब ऐसा आ जाता है तो हमारा जो ग्राफ है ना, मानिए जब हम लोग ऐसे ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक दूसरे के समानांतर होता है। समानांतर मतलब एगो ऐसे गया, एगो ऐसे जाएगा। मतलब जैसे रेल का पटरी होता है, जो चलता है तो साथ साथ है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। किधर से भी बढ़ा दीजिएगा काटेगा नहीं। समांतर मतलब बराबर बराबर चलना। ठीक है, तो ऐसा रेखा हो जाएगा। और इसका अगर हल बोले समांतर, इस रेखा, इसको भी याद कीजिए, समांतर। अच्छा, इसका अगर हल की बात पूछा जाए तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये जो होता है आपका असंगत होता है। जब हल ही नहीं निकलेगा तो संगत होगा ही नहीं। देखिए, इसका हल नहीं निकलेगा, कोई वास्तविक हल नहीं। ऐसा भी लिखा हो सकता है, कोई वास्तविक हल नहीं, या फिर इसमें लिखा होगा एक वास्तविक हल, इसमें अनंत। समझ में आ गया? अगर इस टेबल को याद करते हो तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब ये जो A1, A2, B2, B1 ये लिखे हैं, ये क्या है? ये तो आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल रखा होगा। तो जैसे एगो समीकरण है ax प्लस by बराबर c, मानिए ऐसे करते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8, 3x प्लस 3y बराबर 7। दो समीकरण ऐसे दिया होगा। तो पहला समीकरण एक जो है, समीकरण 2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एगो समीकरण होता है, दूगो समीकरण होता है ना जी। तो जब दूगो समीकरण ऐसा दिया होगा तो पहले वाले में जो है इसको A1 कहेंगे, इसको B1 कहेंगे और इसको C1 कहेंगे, और यहाँ पे A2 इसको कहेंगे B2 और इसको कहेंगे C2। समझ में आ गया? इतना समझ आ गया? चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। रेखाएं कैसी होती है? यानी संगत है। संगत देखिए तो एक बार यहाँ पे होता है संगत, एक बार यहाँ पे संगत होता है, 2 ही बार संगत होता है। अब बोल रहा है रेखाएं कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा कि एक के ऊपर से एक हो जाएगा, संपाती होगा, या फिर समानांतर होगा, कैसा होगा, यही पूछ रहा है। तो 2 ही कंडीशन में आपका संगत हो सकता है, या तो प्रतिच्छेद रेखा करे या फिर संपाती हो। तो ये दोनों ही होगा, यानी दोनों देखिए तो कहाँ पे लिखा होगा? प्रतिच्छेदी या संपाती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब इस वाले टेबल को आप लोग थोड़ा सा कॉपी में लिख के रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बार बार ये आएगा आप लोगों के सामने, कॉपी किताब आप लोगों ने सामने लेकर ही बैठा होगा, तो ये जो टेबल है बार बार आएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बार बार आएगा ये टेबल। चलिए देखिए, एक समीकरण है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है। अच्छा, आलेख 2 सरल रेखाएं है। मतलब ये जो 2 समीकरण है, समीकरण 1
और समीकरण 2, इससे अगर आलेख खींचा जाए, आलेख मतलब ग्राफ खींचा जाए, ऐसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना जी, तो दो वो रेखा बनेगा। तो पूछ रहा है दोनों रेखा कैसा होगा, क्या एक दूसरे को काटेगा या एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाएगा, या फिर दोनों रेखा समांतर होगा जैसे रेल का पटरी होता है, यही पूछा है। तो अगर हम एक नंबर के सवाल के लिए ग्राफ बना के चेक करने जाए तब तो हमारा 15 मिनट इसी में बीत जाएगा, और एक नंबर के लिए इतना ज्यादा तामझाम थोड़े होगा। तो इसी के लिए हम लोगों ने वो जो A1/A2 B1/B2 किया था, इसी के लिए कि आपको बस उस टेबल को याद करना है और शॉर्ट कट में सिर्फ 30 सेकंड में बता देना है। तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाला बट्टा नीचे वाला, ऊपर वाला बट्टा, यहाँ पे y के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे खाली अगर y हो तो y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, खाली अगर x हो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखिए इस यहाँ पे कितना है -1, अच्छा यहाँ पे कितना है 9/12। अब देखिए तो ये दोनों बराबर है क्या, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी माइनस था, देख लीजिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 2/1 निकला। अच्छा 3 तिया 9, 3 चौका 12। एक चीज थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, 2/1 और यहाँ पर भी 2/1 है, यानी ये दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन ये जो है ये बराबर नहीं हो रहा है। ये दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन ये जो अंतिम वाला है 3/4 ये बराबर नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग घुमाइए तो आप लोग, ये कुछ इस तरीके से नहीं हो रहा है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इस रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए तो पहला वाला बराबर हो रहा है, लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा है। हमने आपको बताया था टेबल में कि अगर इस वाले कंडीशन में आता है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर लिखा होगा या समानांतर लिखा होगा, समांतर। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। के किस मान के लिए, हाँ देखिए हम आपको बोले ही है कि आप जहां तक जाइएगा इस चैप्टर में वो जो टेबल हमने आपको बताया है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8। चलिए 3x - y बराबर 8, 8 को इस साइड ला लेते हैं, +8 हो जाएगा बराबर 0। देखिए इस साइड माइनस है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में बदल जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण एक ही साइड रख लेते हैं। अच्छा इसको देखिए 6x - ky, अच्छा माइनस में है, इस साइड लेके आएंगे तो +16 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 2 संपाती हो, क्या बोल रहा है, संपाती हो। तो संपाती होने के लिए एक ही रूल है कि भैया A1/A2 होगा, B1/B2 होगा, अच्छा बराबर C1/C2 होगा। जब सबको ये आपस में बराबर होगा तो ही संपाती होगा, ठीक है भैया। तो 3/6 बराबर होना चाहिए, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो -1, अच्छा यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो k, अच्छा y के साथ तो k है ऑलरेडी, अच्छा 8/16। इसका बट्टा इसका करेंगे, इसका बट्टा इसका करेंगे, इसका बट्टा इसका करेंगे और सबको बराबर कर देंगे। अगर बराबर होगा तो ही संपाती होगा। हमको बोला है के का मान क्या होगा। सबसे पहले देखें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 1/k बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर ही है, ये दोनों तो बराबर ही है। अब के का मान निकालना है तो के का मान निकालने के लिए या तो ये दो बक्सा या तो ये दो बक्सा को अलग कर लीजिए। चलिए हम लोगों ने इसको अलग कर लिया, ठीक है। 1/2 बराबर 1/k। अब इसको पलट देते हैं, 2 बराबर k, यानी ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो k बराबर कितना आया 2। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। समझ में आया? इसीलिए हमने कहा था कि जो हमने बक्सा दिया है उस बक्सा को याद कीजिए, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए जैसे कि 2021 में आ चुका है यहाँ से, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए युग्म समीकरण 2x, अच्छा इतना का हल है। इसका एक हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई भी हल नहीं होगा। यानी ये जो समीकरण है 2x + 4y, अच्छा इस साइड देखिए 3 है, इसको इस साइड लेके आते हैं तो प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण 1। अब इसको देखिए 12, अच्छा देखिए इसको पहले दे दिया है, इसको बाद में दे दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा x वाले को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6x + 12y कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और 6 को इस साइड लाते हैं तो -6 बराबर 0। जो यहाँ पे लिखा है वही हमने भी यहाँ पर लिख दिया है। 2x है 2x, 4y है 4y, इस साइड +3 था, इसको उठा के इस साइड लाए तो माइनस हो गया और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 है। 12y पहले दिया था, 6x बाद में दिया था, तो 6x को उठा के पहले लिख दिए, 12y को उठा के बाद में लिख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत?
अच्छा, +6 इस साइड था, इस साइड लाएंगे तो -6 बराबर 0। ठीक है, सबको एक साइड लेके आते हैं। अब बोला है कि इसका हल कितना होगा, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हल कितना निकलेगा, एक गो हल निकलेगा, दो गो निकलेगा, तीन गो निकलेगा। तो चलिए इसका बट्टा इसका करते हैं। अच्छा, इसका बट्टा इसको करते हैं। पहले ही बराबर है, ये है वो है, नहीं लिखना है। अच्छा, -3 बट्टा -6, माइनस माइनस प्लस 1/2, देखिए तो 1/2। अच्छा, यहाँ पे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अच्छा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी इतना दूर पहुंचने का ही जरूरत नहीं। देखिए पहला वाला 1/3 है, अब बराबर नहीं 2/1। देखिए तो ये दोनों बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ने का कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? यानी ये वाला कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अब जब भी ऐसा होगा तो इसका ग्राफ कैसे होता है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। समझ में आ गया? अच्छा, इसका अगर बीजगणित हल अगर पूछे, हल कितना हल होगा, तो इसका हल होता है 1। ठीक है, हल कितना होगा, 1 हल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये पूछा है हल कितना है, तो 1 हल है। अगर पूछता कि इसकी रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, समपाती होगी, क्या होगा, तो इसका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। रेखा अगर पूछता तो प्रतिच्छेदी हो जाता। अगर हल पूछा है तो 1 हल हो जाएगा। यानी अगर टेबल आपको याद है तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोल रहा है एक एक इस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कब होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ये कंडीशन कब होता है, जब कोई हल नहीं है, या फिर जब दो रेखाएं समांतर हो। जब ग्राफ की बात करेगा तो समांतर, और जब हल की बात करेगा तो कोई हल नहीं। ऐसा कंडीशन आता है तो दोनों समीकरण से जब ग्राफ खींचिएगा तो समांतर ग्राफ जाएगा, पहली बात। अगर हल के बारे में बात करा जाए तो इसका कोई हल नहीं निकलता है। ऐसा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। क्या दिया हुआ है, देखिए ax + 10y, अच्छा बराबर 9 है, तो 9 को इस साइड लेके आते हैं, बराबर 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2x + 5y बराबर -11 करते हैं, यहाँ पर भी 0 बच जाएगा। ठीक है, यानी हमेशा इसको उठा के इस साइड लाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि हम बार बार करते हैं, इस दोनों को बट्टे में लिख देंगे, इस दोनों को बट्टे में लिख देंगे, इस दोनों को बट्टे में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बोला है ऐसा होना चाहिए, यानी ऐसा होगा, है कि नहीं। लेकिन हमें इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये a है तो a वाले को ले लेना है, और यहां से इस दोनों को भी ले लेंगे तो a/2। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 2/1। इस दोनों बक्सा को भी ले लेंगे तो a का मान निकल जाएगा। इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब a बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, a गुना 1 बराबर a ही होगा, और 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 4। यानी a का मान कितना निकल गया, 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी तीसरे का जरूरत ही नहीं पड़ा हमें। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन लगभग आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब बहुत ज्यादा हाई चांस तो नहीं है, लेकिन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और फिर से आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट जितना मैं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ही फोकस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ चलिए। समीकरण इतना और इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। अच्छा, फिर से वही करना है आपको, A1/A2 B1/B2 C1/C2, और देखना है, मिलाना है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बार समझा दिए हैं। इसका बट्टा ये करना है, ये बट्टा ये करना है, ये बट्टा ये करना है। ठीक है, और तीनों कंडीशन में देखना है कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए फिर से एक बार अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, और इस बार द्विघात समीकरण से है कि मूल अल्फा एवं बीटा है। तो अच्छा, ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण, तो इसमें हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, यानी अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अच्छा बताइए, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अच्छा -2 इंटू अल्फा बीटा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। तो ये हो गया आपका a और b का फॉर्मूला भी, a प्लस बी बराबर, सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक मिनट, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इसको भी जब तोड़ेंगे हम लोग, देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, -2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो ये कट जाएगा, तो फिर से बच जाएगा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर।
समझ में आ गया? इसको हमने पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया है, आप लोग समझ जाइएगा। हालांकि सीधा आप लोग समझ लीजिए, ये जो है इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। यानी अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग चाहे तो ये वाला बक्सा लिख सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू अगर निकाल लिए, मतलब इसका वैल्यू निकल गया, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए मतलब इसका वैल्यू निकल गया, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रखिए इंटू 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, बी के जगह पे देखिए तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है यहाँ पे ए होता है, और ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो बी के जगह पे 6 है तो -6, ए के जगह पे क्या है, ए की जगह पे कुछ नहीं है, देखिए तो यहाँ पे कुछ है तो 1 है, इसका होल स्क्वायर -2 गुना सी की जगह पे कितना है 5 है, बट्टा ए की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। देखिए तो 6 बट्टा 1 करेंगे तो 6 ही होगा, 6 ही होगा, बट्टा 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36, यानी माइनस का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। अच्छा माइनस का माइनस, 5 बट्टा 1 है, बट्टे में 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए बटेगा 26 आएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, देख लीजिए एक बार, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा क्वेश्चंस, इस टाइप का अगर आया तो एक बार आप लोग गौर फरमाइएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, दो घात वाला जो समीकरण है, इसका एक मूल कितना होगा, ये बोल रहा है, एक मूल, ठीक है। चलिए अब हम अगर इसको हल करने जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे बताइए तो x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो इस पूरा का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x के जगह पे 0 बैठाएंगे तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुना 5 करेंगे और 0 जिसके साथ भी गुना में आ जाता है उसको भी लेके 0 ही बन जाता है। देखिए तो इस दोनों का मान 0 हो जाएगा। अब -12 आ रहा है, तो ये वाला जो है आपका हल नहीं होगा, ठीक है। यानी इसमें से जो भी मान यहाँ पे रखने से ये पूरा का पूरा समीकरण का मान को 0 कर देगा, वही हो जाएगा आपका इसका एक मूल। यानी 0 को रख रहे हैं तो -12 आ रहा है, यानी 0 इसका एक मूल नहीं होगा। चलिए एक रख के देखते हैं। अब बताइए तो x के जगह पे अगर 1 रखेंगे, 2 गुना x की जगह पे अगर 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 गुना x की जगह पे अगर 1 रखेंगे, अच्छा -12। अब देखिए तो 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 2 एकम 2 प्लस 5 एकम 5 -12, 5 2 7 से 12 गया। देखिए 0 तो नहीं आएगा, 7 में से 12 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा। अब -4 को रख के देखते हैं, 2 गुना -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस 5 गुना -4, यानी जहां जहां पे x है वहां पे माइनस रखना है, -12। अब देखिए तो 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, 16 दूनी 32, और 4 पचे 20, यानी -20 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, माइनस हो जाएगा 12। अब देखिए तो -20 और -12 मिलके कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। अब 32 से 32 घटा तो 0 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी 4 को अगर यहाँ पे रख रहे हैं x की जगह पे, तो पूरा का पूरा समीकरण का मान को 0 कर दे रहा है, मतलब 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए, जैसा भी क्वेश्चन रहे, जैसा भी रहे, उसका हल आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। मान रखिएगा, अगर 0 आ गया तो मूल है, अगर 0 नहीं आया तो मूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसका मूल क्या होगा, तो ध्यान से देखिए तो इस समीकरण को x स्क्वायर को एक साइड में रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड में भेजना है। क्यों माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, और ये जो a और p है ये गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए तो x स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए तो सबके सब में स्क्वायर है, इस सब से रूट कट जाएगा, अब q बट्टा AP बच जाएगा, q बट्टा AP। देखिए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो q बट्टा AP। अच्छा प्लस माइनस भी जाएगा साथ में, क्योंकि स्क्वायर जब इस साइड से इस साइड जाता है तो प्लस माइनस साथ में लेके जाता है, ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, 2000 एक बार नहीं दो बार आ चुका है, 2015 और 2023 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है, एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलिए के किस मान के लिए जो समीकरण है ये मूल वास्तविक तथा असमान है। अच्छा इससे रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला याद होगा,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना ही चाहिए सबको। डी जब भी 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, धनात्मक, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक। अरे यार, तो ऐसा जब भी होगा तो इसका दो वास्तविक असमान क्या होता है, मूल होता है, ठीक है, अर्थात पॉजिटिव हो, ठीक है। कैसे क्या है समझाते हैं आपको, बस इतना याद रखिए फिलहाल। डी जब भी 0 के बराबर हो तो दो वास्तविक समान मूल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी जब भी 0 से छोटा हो, अर्थात 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक यानी माइनस हो, तो कोई वास्तविक हल नहीं, यानी कोई वास्तविक हल नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। और डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना आपको याद होना चाहिए। अब जो ये बोल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि इसका वास्तविक तथा असमान हल होना चाहिए। तो देखिए, तो वास्तविक और असमान, हाँ, ये वाला कंडीशन पूरा होना चाहिए। डी बड़ा होना चाहिए 0 से, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बड़ा होना चाहिए 0 से। अब यहाँ पे जो है इसको कहेंगे हम लोग a, इसको कहेंगे b, इसको कहेंगे c। तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसको बैठाते हैं, है कि नहीं। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, देखें तो b बराबर कितना है, 4 है। अब बी स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 4 a के जगह पे कितना है k, और c के जगह पे कितना है 1, बड़ा होगा 0। देखे तो 4 का 4 रख दिए, a के जगह पे k था, k रख दिए, c के जगह पे 1 था, 1 रख दिए, कोई छेड़खानी हमने किया ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 16 इस साइड प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो, अच्छा सबसे पहले देखिए 4 और इस सब का गुना करेंगे तो 4 एकम 4 तो माइनस 4k हो जाएगा। अच्छा 16 इस साइड प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और के बड़ा होगा 16/4 से, 4 इस साइड गुना में था, इस साइड गया तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 चौका 16, अर्थात हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, के बड़ा होगा 4 से, यानी ये आंसर आ रहा है हमारा। समझ में आया। अब देखिए तो ऐसा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस वाले को याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा ही होगा सेहत के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड फिर से हम आपको याद दिलाएंगे इस टेबल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, बताए थे आपको फॉर्मूला, याद कीजिए, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। c इसको कहते हैं, अच्छा स्क्वायर वाले के साथ जो होता है उसको कहते हैं a, और सिंपल वाले को कहते हैं b, और किसी के साथ ना हो तो c। तो c की जगह पे कितना है 1/a की जगह पे कितना है 4, बस हो गया आपका आंसर। देखिए तो 1/4 कहाँ पे है, कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, तो इनमें से कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। चलिए 50 तक बनाते हैं, 28 हो गया है, थोड़ा सा और देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है। थोड़ा सा मुंह दर्द कर रहा है बोलते बोलते। मेहनत बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कीजिएगा। वही तो मरहम है, ये जो दर्द हो रहा है बॉडी में, इस दर्द का मरहम क्या है, सब्सक्राइब शेयर, लाइक कीजिए ना कीजिए आपका मर्जी है, कमेंट कीजिए ना कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा तो बहुत सारा हार्ट बना दीजिए कमेंट सेक्शन में, रेड वाला हार्ट बना दीजिए, रेड वाला, ठीक है।
ये रेड वाला हार्ट बनाइए आप लोग, ठीक है? बना नहीं बना, खैर छोड़िए। चलिए, बोल रहा है ये जो समीकरण है इसका एक मूल यानी पहला मूल 1/3 है, मान लीजिए पहला अल्फा। अब दूसरा मूल क्या है यही ज्ञात करना है हमको, समझ में आई? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। बोला है ए का मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना हुई, ए का मूल इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, या फिर आप चाहो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इससे भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी। हम लोग इससे निकाल रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के जगह पे 1/3 दिया है, अब बीटा के जगह पे कुछ नहीं दिया है। अब माइनस का माइनस, यहाँ पे इसको कहेंगे हम लोग ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी। तो बी बराबर कितना है -10, ये माइनस पहले से है यहाँ पे, और ये जो माइनस है यहाँ पे दिया है 10 के साथ। अच्छा, बटा ए के जगह पे कितना है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटा बराबर देखे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10/3। अच्छा, ये जो महाशय है इधर बैठा है, इसको अगर उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो -1/3 हो जाएगा। अब हर जब समान है तब तो इसका लॉसा निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 10 में से 1 घटा दीजिए 9, यानी बीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/3, भगा देंगे 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी राइट आंसर मिल रहा है। अब इसमें से भी बनाइए, देखिएगा सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2021 का क्वेश्चन था ये, समीकरण दिया है। अच्छा देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है? सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसा ही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बोल रहा है अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, खाली यहाँ पे ये वाला बदल देगा, बहुपद बदल देगा। अगर ज्यादा से ज्यादा खिसियाया तो क्या करेगा, ये जो बहुपद है इसको बदल देगा, दूसरा बहुपद दे देगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही होगा। क्वेश्चन कैसा होगा कि मूलों का योगफल एवं गुणनफलों का अनुपात होगा। क्या होगा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, अनुपात मतलब बट्टा, समझ में आ गया? ऐसा दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ हो, जैसे क्या मतलब है, हमको अनुपात बोला है, अनुपात बोला है, जब भी अनुपात बोले तो देखे तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, -b/a। अच्छा गुना, आप लोगों को पता ही है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, यानी a ऊपर चला जाएगा और सबसे ऊपर वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा -b/c, यानी ये जो मूलों का अनुपात हो हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक ही क्लास में पूरा 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। तो एक क्लास में पूरा का पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे मोबाइल का पावर ही उतना अच्छा नहीं है, मोबाइल ही उतना अच्छा नहीं है कि एक बार में पूरा क्लास रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 1.5 घंटा 1 घंटा के आसपास होके पूरा वॉइस ऑटोमेटिकली म्यूट हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जा रहा है, मोबाइल गर्म हो जा रहा है, जिसके कारण एक बार में लंबा क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द हम लोग कैमरा भी लेने वाले हैं, तब तक आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में ही पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो को हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 पार्ट में बना दे, ठीक है? तो ये है पार्ट 1, इसको ध्यान से पढ़िए और पूरा विश्वास रखिए मुझ पर कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? तो चलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।